मेरे हस्बैंड की आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी। उन्हें किडनी की बीमारी थी, जिस वजह से उन्हें हर महीने मुझे शहर लाना पड़ता था। जब मैं अस्पताल पहुंची तो वहां काफ़ी भीड़ थी। मैंने उन्हें लाइन में बिठाकर कहा कि आप यहां लाइन में बैठिए और नंबर ले लेना, मैं अंजना से मिल कर आती हूँ। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए और अभी उसके कॉलेज की छुट्टी भी हो गई होगी। तब वे कहने लगे कि ठीक है, जाओ उसे बुला लाओ। वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए और यहाँ भी नंबर आने में काफ़ी समय लगेगा। अंजना मेरी बेटी है, उसने मुझे उसके हॉस्टल का पता और नंबर दिया था। उसे यहाँ आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लगभग 3 महीने पहले ही वो यहाँ पढ़ाई के लिए आई थी। और हमें इस बात का गर्व था कि हमारी बेटी गांव में इकलौती थी जो आगे की पढ़ाई के लिए शहर आई थी। लेकिन आज तक हम उससे मिलने शहर नहीं आए थे। मैं सोच रही थी कि जब मैं हॉस्टल पहुंचूंगी तो मुझे देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी, मेरे गले लग जाएगी और अपनी सहेलियों से मेरी पहचान कराएगी। तब मैं गर्व के साथ कहूँगी कि ये मेरी बेटी है, जिसने पूरे गांव में हम पति पत्नी का नाम रोशन किया है। हर कोई कहता कि अंजना किसान की बेटी है, फिर भी वो शहर जाकर पढ़ाई कर रही है। और इस मामले में उसने गांव के लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया था। अपनी बेटी के बारे में ये सब सुनकर मुझे ताकत मिलती थी, वरना मेरे पति की बीमारी ने मेरी कमर ही तोड़ दी थी। हमारे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं बचे थे, पर अंजना ने स्कॉलरशिप की मदद से कॉलेज में एडमिशन लिया। हॉस्टल में रहने के पैसे भी नहीं भरने पड़ते थे। मैं ऑटो करके हॉस्टल के गेट पर पहुंची और वॉचमैन से कहा कि मैं अंजना दुबे की माँ हूँ, मुझे उससे मिलना है। तब उसने किसी को फ़ोन लगाया और फिर मुझसे कहने लगा कि यहाँ अंजना दुबे नाम की कोई लड़की नहीं रहती। ये सुनकर तो मुझे चिंता होने लगी और मैंने कहा कि आप ठीक से देखिए, मेरी बेटी यहीं रहती है, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। मैडम, यहाँ रहने वाली हर लड़की के बारे में मुझे पता रहता है, कौन कब आती है कब जाती है, हम नज़र रखते हैं। इस नाम की लड़की यहाँ नहीं रहती। पर फिर भी मैंने वार्डन से भी पूछा और उन्होंने बताया कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। मेरी वॉचमैन से बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 2 घंटे होने को थे। मुझे अपने पति के पास पहुँचना था। मैं नाराज़ होकर वहाँ से लौटी तो नितिन मुझसे अंजना के बारे में पूछने लगे। तब मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया, जिसे सुनकर वो भी थोड़ा टेंशन में आ गए और कहने लगे कि तुम अंजना को फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाया तो पता चला कि फ़ोन में बैलेंस ख़त्म हो गया है। बीमारी के कारण ध्यान ही नहीं रहा फ़ोन पर। खैर, मैंने नितिन से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, शायद उस वॉचमैन को पता नहीं होगा। एक काम करते हैं, पहले आपका चेकअप करा लेते हैं और फिर गांव चलकर देखते हैं कि क्या करना है। नहीं तो घर पहुंचने में काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और फिर बच्चे भी तो अकेले हैं घर पर। सच कहूँ तो हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, जो शहर से काफ़ी दूर था। रास्ते कच्चे थे और घर पहुंचने के लिए भी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, जिस वजह से मेरी कोशिश थी कि जितनी जल्दी हो सके हम घर पहुंच जाएं। जब हमारा नंबर आया तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि नितिन की किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और उनका शरीर एक ही किडनी पर चल रहा है, और अगर इसमें भी इन्फेक्शन हो गया तो हमें उनका डायलिसिस करना पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैंने अपने पिता को भी इस बीमारी से जूझते हुए देखा था। हर हफ्ते उन्हें अस्पताल के चक्कर लगाते देखा था और जिस दर्द से वे गुजरते थे वो अलग। सुनने के लिए ये शब्द बहुत ही सीधा लगता है, पर जिस पर यह समय आता है ना, बस वही जानता है कि क्या गुजरती है उस इंसान पर। इसीलिए अब पति के बारे में भी वही सब सुनकर मेरे पैर कपकपा रहे थे। डॉक्टर कहने लगे कि अगर बहुत अच्छे से ध्यान रखा तो हम इसे काफ़ी हद तक रोक भी सकते हैं, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और हमें डायलिसिस करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई लिख दी और 1 महीने बाद हमें फिर से बुलाया। फिर हम दोनों गांव पहुँचे। मैं अंजना और वॉचमैन के बारे में भूल ही गई थी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में सिर्फ नितिन की बीमारी की बात ही घूम रही थी।
शहर आने के लिए बहुत पैसे लगते थे और हम बड़ी मुश्किल से अपना समय काट रहे थे। और अगर ऐसे समय में मेरे पति ने बिस्तर पकड़ लिया तो फिर तो हमारा गुजारा और ही मुश्किल हो जाएगा। जब हम घर पहुँचे तो बहुत रात हो गई थी। मेरी दूसरी बेटी हमारी राह देख रही थी। मैंने बच्चों को उनके पिता की बीमारी के बारे में कुछ खास नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि पापा की एक किडनी में थोड़ी परेशानी है, बस उसी वजह से हमें हर महीने शहर जाना होगा। मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने अपने नाना को इस बीमारी से मरते हुए देखा था और मुझे उन्हें डराना नहीं था। रात में जब नितिन बिस्तर पर लेटे तब उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि अभी तो मुझे मेरी अंजना की शादी करनी है और उससे पहले ही मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। जब मेरे पति ने अंजना का नाम लिया तब मुझे वॉचमैन की बात याद आई। मैंने उनसे कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस वॉचमैन ने ऐसा क्यों कहा कि अंजना इस हॉस्टल में नहीं रहती। तब वे कहने लगे कि हॉस्टल में 100 से भी ज़्यादा बच्चे रहते हैं, वॉचमैन को नहीं ध्यान रहा होगा, शायद उसे कुछ गलतफहमी हो गई होगी और वैसे भी वो रविवार को घर आ ही रही है तो उसी से पूछ लेना। इतना कहकर उन्होंने अपनी दवाई ली और सो गए। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस यही सोचे जा रही थी कि आखिर मेरी अंजना कहाँ होगी और कैसी होगी। नितिन को बहुत परेशानी हो रही थी। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। थोड़ी थोड़ी देर में नितिन पानी पीने के लिए छटपटा रहे थे और डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें 2 कप से ज़्यादा पानी नहीं देना है। ये ऐसी तकलीफ़ थी कि जिसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल था। एक हट्टा कट्टा आदमी पानी के लिए तरस रहा हो और उसे पानी ना मिल रहा हो तो उस पर क्या बीत रही होगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। उनकी वैसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी और मेरी बात भी वे बहुत मुश्किल से सुन रहे थे। प्यास से उनके होंठ सूखे पड़ गए थे और मैं उन्हें पानी तक नहीं दे पा रही थी। रविवार शाम को अंजना घर आई और उसके पापा उसके गले लगकर रोने लग गए, जिस वजह से वो थोड़ी चिंतित हो गई और पूछने लगी कि पापा को क्या हो गया है। मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा क्योंकि वो हमारे घर की बड़ी बेटी थी, पढ़ी लिखी थी और शहर में पढ़ रही थी, इसीलिए उसे कई बातों के बारे में काफ़ी कुछ पता था। अपने पिता की बीमारी के बारे में जानकर वो रोने लग गई। तब मैंने उसे समझाया कि अंजना, हमारी तो बस यही इच्छा है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी उस दिन हमारे बाकी बच्चों की चिंता नहीं रहेगी। हमें पता है कि हम तुम्हें कैसे पढ़ा रहे हैं, बस हमारी इज्जत रख लेना। इतना सुनते ही अंजना गर्दन नीचे करके अपने कमरे में चली गई। वॉचमैन की बात तो मुझे ध्यान ही नहीं रही। वो एक दिन की छुट्टी लेकर आई थी। दूसरे दिन मैंने अंजना से पूछा कि मैं उस दिन तुम्हारे हॉस्टल आई थी तुमसे मिलने, पर वॉचमैन ने कहा कि तुम वहाँ नहीं रहती। इतना सुनते ही उसका चेहरा फीका पड़ गया और अगले ही पल वो हंसकर बोली कि अरे माँ, हॉस्टल में कितनी सारी लड़कियाँ रहती हैं तो भला वो किस किस को याद रखेगा, और वैसे भी उन लोगों को पसंद नहीं आता कि हमारे घर वाले बार बार हमसे मिलने आएं ताकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, इसीलिए वो लोग ऐसे बहाने बनाते रहते हैं। और माँ, तुम्हें मुझे सीधे फ़ोन करना चाहिए था ना, मैं खुद अस्पताल आ जाती आपसे मिलने। मैंने कहा कि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था और पैसे भी नहीं थे। मेरी बात सुनकर वो बोली कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं आपके फ़ोन में बैलेंस डाल दूँगी, पर पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है। अंजना ने अपनी पर्स में से पैसे निकाले और मेरे हाथ पर रख दिया और कहने लगी कि माँ, ये पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, अच्छी पढ़ाई करने वाली लड़कियों को कॉलेज से फंड मिलता है जिससे वे अपनी किताबें, नोटबुक ले सकें। मैं हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाती हूँ, जिस वजह से टीचर्स भी मुझे सपोर्ट करते हैं। अंजना की बातें सुनकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ और मैंने उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद दिया। बेटा, हमारी बस यही इच्छा है कि तुम खूब पढ़ो लिखो, कुछ बनो। सच कहूँ तो नितिन को पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना था, पर घर की परिस्थिति इतनी खराब थी कि वो गांव से बाहर तक निकल नहीं पाए। नितिन उसके माता पिता की इकलौती संतान थे, जिस वजह से उनके पिता ने खेत जमीन की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी और इच्छा ना होते हुए भी
उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब उनकी यही इच्छा है कि उनकी बेटी खूब पढ़े लिखे, जिस कारण गांव वालों के विरुद्ध जाकर उन्होंने अंजना को शहर भेजा पढ़ने के लिए। अंजना को पढ़ते लिखते देखकर उनमें नए से जीने की इच्छा निर्माण हुई थी। वे अपनी बेटी के सपनों में अपने सपने देख रहे थे और मेरी भी यही इच्छा थी कि वो खूब पढ़े लिखे, कुछ बने, ताकि जो दिन हमने देखे वो हमारे बच्चे ना देखें। 2 दिन बाद अंजना शहर वापस लौट गई। उसके आने के कारण घर घर जैसा लगने लगा था। अंजना को छोटी बहन और एक भाई था। जब वो आती थी तो वे भी बहुत खुश होते थे और उसके जाते ही उदास से हो जाते। अंजना के जाने के बाद नितिन को उनकी बीमारी का एहसास होने लग गया था। अब वे थोड़े चिड़चिड़े होते जा रहे थे। मैंने अंजना को अगले चेकअप की तारीख पहले ही बता दी थी, जिस वजह से वो हमारे अस्पताल पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गई थी। मुझे अंजना को देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि वो शहर आकर बिल्कुल भी बदली नहीं थी। वो अभी भी चूड़ीदार सलवार में ही थी और मैं खुश थी कि उसे शहर की हवा नहीं लगी। नितिन का चेकअप हुआ और डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई हैं, बल्कि उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उन्हें पूरी तरीके से आराम की ज़रूरत है। अंजना ने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे और बोली कि पापा का ध्यान रखना। नितिन ने भी उसे अच्छे से पढ़ाई करने और अच्छे मार्क्स लाने का आशीर्वाद दिया। अंजना के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कान थी। डॉक्टर ने फिर अगले महीने की तारीख दे दी अगले चेकअप के लिए, पर अभी तो 15 दिन भी नहीं बीते थे कि एक रात अचानक नितिन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे तैसे मैंने रात निकाली, क्योंकि सुबह होते ही मुझे शहर जाना था। मैंने सोचा कि अंजना को फ़ोन लगाऊं, पर गांव में 2 दिन से लाइट नहीं थी, इसीलिए फ़ोन में बैटरी तक नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब मेरी छोटी बेटी बोली कि माँ, आप सीधे हॉस्टल पहुंच जाना, दीदी से मिलना, और अगर तब तक यहाँ लाइट आ गई तो हम दीदी को फ़ोन करके बता देंगे। मैं नितिन को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उन्हें डायलिसिस के लिए बताया। ये सुन मैं बहुत डर गई। मैं उन्हें अकेला छोड़कर अस्पताल में सीधे अंजना के पास पहुंची, क्योंकि इस वक्त वो ही मेरा एकमात्र सहारा थी। पर वॉचमैन ने फिर वही बात दोहराई कि अंजना नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। मैंने उस वॉचमैन के सामने हाथ जोड़ लिए, खूब गिड़गिड़ाई कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, मेरी बेटी को बुला दो। पर वो सिर्फ एक ही बात दोहराए जा रहा था। हार कर मैं रोते रोते अस्पताल पहुंची। वहां जाने पर नर्स ने मुझे बीच में ही रोक लिया और कहने लगी कि आपको पहले काउंटर पर पैसे भरने होंगे। उसने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और बोली कि देखिए, यहाँ सब कुछ आपको फ्री में नहीं मिलता, कुछ पैसे आपको भरने होंगे। आधे पैसों पर आपको इलाज मिलेगा और बाकी के आधे पैसे आपको बाद में भरने होंगे। उसकी बात सुनकर मानो मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं था और जितने पैसे अंजना ने दिए थे उन पैसों से मैं नितिन को एम्बुलेंस से शहर लेकर आई थी। अब मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। फिर सोचा कि एक बार डॉक्टर से बात करके देखती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दें, क्योंकि इतने दिनों से उन्हीं के पास नितिन का ट्रीटमेंट चल रहा है, इसीलिए वो हमारी परिस्थिति से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। यही सोचकर मैं सीधे डॉक्टर के केबिन में चली गई, पर वहाँ जाकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और अंदर का दृश्य देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि मुझे मेरी बेटी ने देख लिया। अंजना डॉक्टर के केबिन में थी और उस चीज़ का मैंने गलत अर्थ निकाल लिया था। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखी जा रही थी। वो मुझे देख घबरा गई। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया था। वो डरते हुए बोली, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैं आगे बढ़ी और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दिया और कहा कि ये सब क्या है अंजना? माँ, पहले आप मेरी बात सुन लो, फिर जो आपको निर्णय लेना है ले लेना। मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। मैंने अपनी बेटी पर पूरा विश्वास रखकर उसे शहर भेजा था। गांव में सिर उठाकर घूमती थी, यही सोचकर कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेगी, और तुम यहाँ पे ये सब। मैं जब भी तुम्हें देखती तो यही सोचती कि मेरे संस्कार आज तक तुम भूली नहीं, पर तुम तो। तब अंजना ने कहा कि माँ, मैंने ये काम बहुत मजबूरी में आकर किया। यहाँ आकर पता चला कि स्कॉलरशिप सिर्फ 35% ही थी, और वो भी कुछ दिनों बाद मुझसे लेकर
कुछ सिफारसी लड़कियों को दे दी गई। मुझे खुद की फ़ीस भरनी थी, हॉस्टल का रेंट भरना था और वहाँ का माहौल भी बहुत ख़राब हो गया था। मैंने गांव लौटने की सोची, पर जब गांव आकर मैंने लोगों के मुंह से अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी, आपका इतना जो नाम हो गया था वो महसूस किया, तो मैं फिर से शहर लौट गई। पर फिर खर्च चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। तब मुझे कॉलेज की एक सहेली के कारण यहाँ सफाई का काम मिला। माँ, मुझे इस काम में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। माँ, मेरी पढ़ाई लिखाई और मेरा आचरण देखकर मुझे यहाँ अस्पताल के पीछे नर्सिंग हॉस्टल में एक कमरा भी मिल गया है। पर मुझे पता था कि जब आपको ये सब पता चलेगा तो आप बहुत गुस्सा होंगी। आप मुझे ये काम कभी करने नहीं देंगी। पर मुझे आप दोनों के सपनों को पूरा करना था। मुझे आपकी हर इच्छा पूरी करनी थी और इसलिए मैंने आपसे ये सच छिपाया। माँ, अस्पताल में जो पेशेंट आते हैं वो भी मुझे कुछ न कुछ पैसे दे जाते थे, जिन्हें मैं आपको दे देती थी। और मुझे ये काम करने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आप ही कहती हो कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। फिर उसने डॉक्टर को भी बताया कि पेशेंट नितिन मेरे पापा हैं और उनके इलाज के लिए हमें कुछ मदद चाहिए। डॉक्टर ने डायलिसिस का काम जारी ही रखा और अंजना वहाँ काम करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। नितिन को जब मैंने सब कुछ बताया तो उनकी भी गर्दन गर्व से और ऊंची उठ गई। हमारी बेटी ने एक बेटे से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और हमें और सम्मान से जीने का अवसर दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है इस कहानी से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए